नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी दिल्ली की, जहां नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा बंथिया की अगुवाई में साइबर टीम ने एक बड़े क्यूआर कोड फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया। आरोपी लोगों को फर्जी क्यूआर कोड दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाने का धोखा दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया है। डीसीपी राजा बंथिया ने बताया कि इस फ्रॉड में कई लोग प्रभावित हुए हैं और जांच भी जारी है। आरोपी लोगों को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी क्यूआर कोड भेजकर पैसे ट्रांसफर करवाता था। पुलिस ने चेताया कि लोग किसी भी अज्ञात क्यूआर कोड पर भरोसा ना करें। डीसीपी ने कहा कि आरोपी से सभी डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं और प्रभावित लोगों की रकम की रिकवरी के लिए आगे कदम उठाए जा रहे हैं। साइबर टीम लगातार ऐसे फ्रॉड की निगरानी कर रही है। 2 ट्रांजैक्शन के अंदर 1,40,000 रुपए का पेमेंट किया, पर जो दुकान वाला है उसके पास वो पेमेंट पहुंचा ही नहीं, लेकिन इसके यहाँ से डिडक्ट भी हो गया, वो दिख गया। तो इसकी बेसिस पे हम लोगों ने पूरा इसमें तफ्तीश शुरू की। एक एफआईआर दर्ज करते हुए हमारे साइबर पुलिस स्टेशन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने उन्होंने एक टीम बनाई और उसमें जिसके अकाउंट में पैसा गया है उसको हमने ट्रेल किया और उसके बाद उस व्यक्ति की पहचान की गई और चाकसू जयपुर राजस्थान के अंदर वो व्यक्ति पिन डाउन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया। और जब ये पूरा एमओ जाना गया, उसके घर की तलाशी ली गई, तब हमें उसके पास करीब 100 से अधिक टेम्पर्ड क्यूआर कोड्स मिले। तो जब उससे पूछताछ की गई तो कि कैसे होता था, पूरा क्या करता था, तो वो ऑनलाइन देखता था वेंडर्स को, जो मर्चेंट्स हैं उनको, उसमें से किसी से बात करता था, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे को क्यूआर कोड दीजिए, मैं ट्रांसफर करूंगा पैसा। तो ऐसे करके उनसे क्यूआर कोड मंगवा लेता था और फिर उन्हीं के उसमें एआई एक सॉफ्टवेयर था इसका एआई बेस्ड, उससे उसको एडिट कर देता था और एडिटेड क्यूआर कोड वापस व्हाट्सएप चैट पे उनको भेज देता था और कई लोगों के वो ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव हो जाता है। तो दिल्ली में एक बड़े फर्जी इंश्योरेंस कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है, जहां सरकारी संस्थाओं के नाम पर लोगों को डराकर करोड़ों की ठगी की जा रही थी। द्वारका साउथ थाना पुलिस ने डीसीपी अंकित सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। आरोपी आरबीआई, दिल्ली हाई कोर्ट, आईआरडीए, एनपीसीआई के फर्जी लोगों को और नोटिस भेजकर लोगों को डराते थे और फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर पैसे ऐंठते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पुरानी या लैप्स हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी की किश्त दिलाने का झांसा देते थे। कॉल और फर्जी नोटिस के जरिए पीड़ितों पर दबाव बनाकर उनसे रकम ट्रांसफर करवाई जाती थी। अब तक करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की आशंका जताई जा रही है, जबकि 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम संदिग्ध बैंक खातों में फ्रीज कर दी गई है। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और पैसों की पूरी ट्रेल खंगालने में जुटी है। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर है, जहां चौधरी चरण सिंह जयंती के अवसर पर राजधानी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया और देश के इस महान नेता के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण काम किया और उनकी नीतियां आज भी ग्रामीण विकास की दिशा में मार्गदर्शक है। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह के समाज और किसानों के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनकी नीतियां और सोच आज भी ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में गणमान्य लोग, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिन का महत्व केवल याद करने का नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने और समाज में लागू करने का है। इस भीषण शीतलहरी में आप सभी लोग आए और यहां पर किसानों के प्रणेता चौधरी साहब की स्मृति को आप लोगों ने आज यहां पर और भी जीवंत बनाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब यहां पर आए थे, हम लोगों ने चौधरी साहब की इस भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ ही यहां के प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक, और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे। कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। ये होती है किसान की ताकत। उसके लिए सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर जो पसीना बहाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी
यूपी के बिजनौर की, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने सदर तहसील में तैनात एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी लेखपाल ने एक किसान से खेती की जमीन से जुड़े मामले में काम करने के बदले 5,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और लेखपाल को रिश्वत लेते हुए मौके पर पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद आरोपी और कोतवाली शहर थाने लेकर गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित किसान से जमीन से जुड़े दस्तावेज और प्रक्रिया के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। किसान की शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरी योजना बनाकर यह ट्रैप कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद सदर तहसील में हड़कंप मचा हुआ है। एंटी करप्शन टीम अब ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस मामले में और भी तो लोग शामिल नहीं है। फिलहाल आरोपी लेखपाल से पूछताछ जारी है। तो वृंदावन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां संत समाज की एक अहम बैठक राधानंद गिरी आश्रम में आयोजित की गई। इस बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले को लेकर संतों ने एक स्वर में अपनी बात भी रखी। संत समाज ने कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे तो यादव समाज और विशेष रूप से अखिलेश यादव का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वे कृष्ण के वास्तविक जन्मस्थान को मुक्त कराने के लिए आगे आए। संतों का कहना है कि यह मामला केवल आस्था का नहीं बल्कि इतिहास और धर्म से भी जुड़ा हुआ है। संतों का दावा है कि वर्तमान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण मदन मोहन मालवीय, हनुमान पोद्दार और डालमिया परिवार के द्वारा कराया गया था, जबकि भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह आज भी ईदगाह मस्जिद कमेटी के कब्जे में बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर संत समाज ने यादव समाज से आगे आने की भी अपील की है। मुख्य याचिकाकर्ता देश वलाहारी महाराज सहित महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, मधुसूदन दास जी महाराज, आचार्य अंकित कृष्ण शास्त्री और साध्वी मीरा किशोरी ने अपने अपने बयानों में कहा कि यदुवंशियों को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष करना चाहिए। संत समाज ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन और भी तेज किया जा सकता है। कामाख्या में देवी मीरा किशोरी प्रयागराज से आज हमारे समक्ष एक प्रश्न आया है कि भगवान श्री कृष्ण यदुकुल के वंशज हैं अथवा नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज स्वयं परीक्षित जी से कहते हैं कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोर वंशा नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण श्री यदुकुल नाथ का नाम लेने से, उनके गुणानुवादों को श्रवण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे, वो यदुकुल के वंशज थे। चलिए बात होगी अब मथुरा की, जहां प्रदेश सरकार के द्वारा वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा विधेयक अब कानून बन गया है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के साथ ही ठाकुर बाके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को कानूनी रूप मिल गया है। इस फैसले से मथुरा वृंदावन के स्थानीय लोगों और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। सरकार के इस कदम को मंदिर के बेहतर प्रबंधन, विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए एक अहम फैसला भी माना जा रहा है। इस कानून के बाद भोग अर्पण, दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और मूलभूत सुविधाएं को और बेहतर किए जाने की उम्मीद है। मंदिर हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना जरूरी था। स्थानीय पंडितों, सेवायतों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि परंपराएं बनी रहे और आधुनिक व्यवस्थाएं भी मजबूत हो। इसी संतुलन के लिए यह कानून जरूरी था। श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाके बिहारी जी के दर्शन और भी सुगम और सुविधाजनक होंगे। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की, जहां रुड़की के ग्राम राघड़वाला से एक सुबह एक बार फिर से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। खेत में जुताई कर रहे एक किसान पर गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब सन्नी नाम का किसान अपने 2 साथियों के साथ ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था। अचानक खेत के किनारे छिपे गुलदार ने किसान पर झपट्टा मार दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही किसानों ने किसी तरह शोर मचाकर गुलदार को भगाया और घायल किसान को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि सुबह का समय होने के कारण खेतों में काम चल रहा था। गुलदार के अचानक हमले से ग्रामीणों में दहशत है। ये इलाका पहले भी गुलदार की गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और गुलदार को पकड़ने की मांग की है। सवाल यही है कि कब तक
किसान और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर खेतों में काम करते रहेंगे। खेत में गए थे, खेत बह रहे थे, खेत जैसे बह रहे थे भाई नाग मारी, उधर से एकदम बुलदार ने हमला किया। तो किस जगह का मामला है ये? ये रामगढ़ वाला। इससे हुआ है ये बहुत हादसे हो गए इस तरह के, बहुत। तो आप लोगों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी या रेंजर्स को शिकायत नहीं की है? मैं ये शिकायत की है, सही से कर देनी काम, लड़ो लगाया था। अब तक कितने हादसे हो चुके हैं? कोई ऐसे हो गए 7-8 हो गए। तो मंगलौर के झबरेड़ा तिराहे पर उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या और उसके बाद कथित तौर पर चौराहे पर लटका कर जलाने की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को अमानवीय बताते हुए बांग्लादेश प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की भी मांग की। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद देश भर में धार्मिक और सामाजिक संगठनों में रोष है और वे पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपील की है कि इस निंदनीय घटना को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी की भी सजा दी जाए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से एक लाचार और बेबस व्यक्ति को जो है तड़पा कर मारने के बाद जिंदा जला दिया गया, कहीं ना कहीं मानवता जो है शर्मसार हुई है। आपको बताऊं, जिस तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की गई है, कहीं ना कहीं ये जिहादी आतंकवाद पनप रहा है और इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा मंगलौर में पुतला दहन करके एक सांकेतिक धरना और आंदोलन यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। यदि भविष्य में इस तरीके की घटना यानी इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर आकर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा से है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्र में चुनाव सुधार प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की शुद्धता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी संवैधानिक कवच है। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है, जिसमें दिवंगत मतदाताओं और दोहरे नाम हटाना और पात्र नए मतदाताओं को जोड़ना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी जनता में झूठ फैला रही है और अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए भ्रमित करने का भी काम कर रही है। सैनी ने कहा कि चुनाव सुधार केवल मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने के लिए है। इसमें त्रुटियों को सुधारना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना शामिल है, जिससे हर वोट सही व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना लोकतंत्र और कानून के खिलाफ है। साथियों, सत्र में आज जिस प्रकार चुनाव सुधार प्रक्रिया पर चर्चा की गई, यह भारतीय लोकतंत्र की शुद्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। इसमें दिवंगत मतदाताओं और दोहरे नामों को हटाना तथा पात्र नए मतदाताओं को जोड़ना शामिल था। साथियों, यह जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जनता में इस प्रकार का झूठ भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। तो हरियाणा से बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में आयोजित 118वें जन्मोत्सव की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के 118वें जन्मोत्सव में भाग लिया। इस समारोह में श्रद्धालुओं और साधु संतों की भारी भीड़ भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री स्वामी ब्रह्मानंद की शिक्षाओं और उनके समाज कल्याण कार्यों की सराहना की और लोगों से उनके संदेशों का पालन करने की भी अपील की। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने जीवन भर समाज और धर्म की सेवा की। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी युवाओं और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जन्मोत्सव में श्रद्धालुओं की उपस्थिति उत्सव को और भी ज्यादा भव्य बना रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक एकजुटता दोनों मजबूत होती है।
चले बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।